चालू करा। मी गणेश किशान महाराष्ट्र सावधावरून आलेला आहे आणि गेल्या 3 वर्षापासून किसान पाठशाला सोबत निरंतरने चालू आहे कार्यक्रम। जे काही कार्यप्रणाली आहे ते बलराम किसान जे आहेत आमचे किसान पाठशालाचे जे फाउंडर मेंबर आणि रेवा सोनाटी कल्चरचे फाउंडर मेंबर ते आज आपल्या इथं सुजालपूर गावामध्ये केळीविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी इथं आलेले आहेत। तरी त्यांना मी पुढचे 2 शब्द आपल्याला सांगू इच्छितो। त्यांना मी आपला वेळ कमीत कमी आहे, आपल्याला जास्त मार्गदर्शन मिळायला पाहिजे, मी त्याच्यासाठी त्यांना पुढचे 2 शब्द बोलण्यासाठी इथं बोलवतो। मराठी थोड़ा समझ में कम आता है मुझे। हिंदी चलेगा। बलराम किशान मेरा नाम है और आपके यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पे है तलून करके एक गांव है। बड़वानी और अंजड़ के बीच में एक छोटा सा गांव है तलून, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ और करीब हम 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहे हैं। सोशल प्रोग्राम है जिसका मेन उद्देश्य है सीखना और सिखाना। उस सीखने और सिखाने की जो कड़ी में आगे बढ़ते रहे उसमें कई सारे नए पॉइंट ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले हमने 2010 में बी किसान ट्रेडिंग चालू किया, इसमें केले की खरीदी की, उसमें टमाटर भिंडी की खरीदी चालू करी वहाँ बड़वानी अंजड़ में। उसके बाद में रेवा फ्लोरा आया, टिश्यू कल्चर लैब आया जहाँ केले के पौधे बनाते हैं। अभी उसी कड़ी में बी किसान प्राइवेट लिमिटेड आया जिसमें हम केला एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कुछ डोमेस्टिक में मदर डेयरी रिलायंस महिंद्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में अभी पिछले सत्र में बी किसान एफपीओ आया 2021 में। एफपीओ से आप लोग परिचित हैं? कुछ लोग जानते हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं क्या है। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों का एक संगठन जो खुद के लिए काम करे। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो फार्मर नहीं है। किसानों का एक संगठन जो एग्री इनपुट पर काम करे, खेती किसानी में जो भी हमें लगता हो खेत में, उन संसाधनों का, खाद बीज दवाई इन सब का एक जगह पर बल्क में ऑर्डर हो तो कम कीमत में हम किसानों को मिले। ऐसे ही एग्री आउटपुट पर काम करता है। हम जो खेती में पका रहे हैं, उत्पादन ले रहे हैं, उसको अच्छे दामों पर कैसे बेचें, ये एग्री आउटपुट। एफपीओ काम करता है एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट पर। पिछले साल हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक तो होता है एफपीओ, एक होता है एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो हमें पूरे भारत में काम करना था किसानों के साथ, तो हमने एफपीसी बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ आपके जिले के लिए हो गया या मैक्सिमम आपके राज्य के लिए हो गया। अभी जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ और महाराष्ट्र में चर्चा कर रहा हूँ, तो एफपीसी पूरे भारत में काम कर सकते हैं, पूरे भारत के किसान उसमें जुड़ सकते हैं। इस तरीके से हम किसान पाठशाला के साथ अलग अलग चरणों पर बढ़ रहे हैं और कई सारी उसकी शाखाएं बन गई हैं। अभी मैं मेरी बातें कितनी भी रखूं, उसके पहले मुझे यह जानना है कि शायद हम केले पर बात करने वाले हैं ना, केले पर। तो केले में आप लोगों की यहाँ सुजालपुर की आवश्यकता क्या है? आप लोगों तो मेरे आने के पहले भी केले की खेती कर ही रहे हो, काफी सारे एग्रोनॉमिस्ट आते ही हैं गाइडलाइन देने के लिए, काफी सारी कंपनियां अलग अलग पौधे बेचने भी आती है, काफी सारे लोग माल खरीदने भी आ ही रहे हैं आपके पास। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि बलराम आएगा और कुछ नया जादू की घंटी बजाएगा, लेकिन वो जादू की घंटी अपन बाद में समझेंगे। पहले अगर मुझे पता चले कि आपके सुजालपुर में केले को लेकर के क्या आपकी आवश्यकता है, नीड क्या है आपकी, या बाकी सब ठीक चल रहा है तो मैं सीख कर जाऊं। अगर कुछ आवश्यकता है और मैं दे सकता हूं तो मैं कुछ दे कर जाऊं। तो मुझे आप लोगों से प्रश्न चाहिए कि यहाँ केले में लेकर के क्या परेशानियां हैं और आप किन दुविधाओं से अभी जूझ रहे हैं, केले में क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को। नया अच्छा, नया
3 साल से ही केले लगा हुआ है। अभी ज्यादा समय से केला ज्यादा नहीं है। समय नहीं हुआ। ओके। आगे लगाते थे, इनका दुक्की लगाया था, बहुत देर हो गई। अच्छा, पानी तो है ना भरपूर है? पानी अभी हुआ। अच्छा 2011 से ही पानी आया है। अच्छा, उसके बाद नहीं लाते थे। ओके। तो नई खेती 3-4 साल से आपने चालू करी है, तो दिक्कतें क्या आ रही है? ऐसा कुछ है या ठीक ठीक हो रहा है? शॉर्ट वाटर है। वादा शॉर्ट आता है? हाँ। ओके। पौधा गिर पौधा गिरता है, नीचे से उखड़ता है या ऊपर से टूटता है? खड़ा रहता है, यहाँ से टूटता है। ओके, और कुछ? अभी पानी पीले पड़ती है साल में। ये 2 साल में नहीं प्रॉब्लम था, पान पीला पड़ रहा है, करपा आ रहा है। अच्छा, करपा नहीं, पान पीला है। पान पीला है, ये अभी ठंडी का एकदम दौर आया होगा ना, उसमें पान पीला हुआ होगा, उसके पहले हरा होगा, ठंडी में पीला हो गया पान। कितने लोगों के पास आपके पास केला है? लगभग आधे लोगों के पास केला है, बाकी का सोच रहे हैं लगाने का? अच्छा, पहले लगाया था। अभी मुद्दे पे आए। कोरोना में 2-3 लोगों ने लगाया। हमने पहले लगाया केले भी बढ़िया बनाए, सब कुछ बढ़िया बनाया, पर 200-300 कटाई का खर्चा भी नहीं निकलता था, तो क्या करें? यही तो मैं सुनना चाह रहा था, मुद्दा क्या है? मैं यही बोलने वाला था, तुम बोल रहे थे। आइए। हमने पहले फ्लड पानी में लगाया। फ्लड में लगाया। अभी सभी के पास ड्रिप है या फ्लड वाली? अभी सबके पास है। अभी सबके पास ड्रिप है। दोनों कर लगभग मोटी मोटी सारी बातें मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, पूरे भारत के लगभग 11-12 राज्यों में मैं केले की खेती से संबंधित लेता हूँ, और सभी दूर के मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन है। एक आध कुछ क्वेश्चन अलग आता है कि कुछ क्षेत्र में ड्रिप नहीं है, कुछ क्षेत्र में ड्रिप है, बाकी भाव नहीं मिलना, बीमारियां कंटिन्यू आना, गिरपड़ होना, ये कॉमन बीमारियां हैं। जिसमें एक जो अंकल ने बताया कि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना रिटर्न आता नहीं है। एक्चुअली अभी जो 21वीं सदी चल रही ना, ये मुझे लगता है किसान के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि फसल लगाएं कौन सी। मतलब किसी ने 2 साल पहले अगर केला लगाया है तो उससे दुखी है, किसी ने कपास लगाया उससे दुखी है, किसी ने पपीता लगाया उससे दुखी है, किसी ने गन्ना लगाया उससे दुखी है। तो मतलब एक ऐसा कंफ्यूजन है कि एक को पकड़ा है, अब इसको छोड़ना है, तो दूसरे पकड़े किसको? ये तो सब हो रहा है ना हमारे साथ। सही बात है। लॉकडाउन, कोरोना, भाव के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, क्लाइमेट के भी अनइवन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। मतलब पता नहीं कब ओलावृष्टि हो जाएगी, कब तूफान आ जाएगा, कब बारिश आ जाएगी और फिर दूसरे दिन फिर गर्मी लगेगी। इतना उतार चढ़ाव टेम्परेचर का भी हो गया है कि फार्मर डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि करना क्या है। जहां तक हमने समझा है किसान पाठशाला के सदस्यों ने, आपका जो फार्मिंग है ना, उसको अभी तक जो हो रहा है कि खर्चा जितना कर रहे हैं अभी उत्पादन उतना ही मुश्किल से आ रहा है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ अनइवन होता है तो उत्पादन उल्टा घट जाता है। खर्चा तो बढ़ते बढ़ते जाएगा और उत्पादन बढ़ाने की कोई ट्रिक है नहीं। यहाँ पर गड़बड़ी, पहले होता था खर्चा और होता था उत्पादन, अभी खर्चा और उत्पादन लगभग बराबर है। थोड़ी सी चूक हुई तो उत्पादन कम हो जाएगा। चूक हो सकती है भाव की, चूक हो सकती है क्लाइमेट से हमारी फसल वेरिएशन खराब होने की, ये छोटी छोटी सी गड़बड़ियां हो सकती है, उसमें खर्चा बढ़ते जाएगा। जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं तो फिर कोई मेरे जैसा एग्रोनॉमिस्ट आएगा खेत में, 1000 पौधे की पर्ची बना के देखी जाएगी। क्लाइमेट की कोई बात नहीं करेगा कि क्लाइमेट की वजह से गया पीला पत्ता हुआ, ताकि हम अगली फसल ऐसी लें कि अगली बार क्लाइमेट ऊपर नीचे कुछ भी हो, हमारे खेत का पीला पत्ता नहीं होगा। अभी पीला पत्ता होने के बाद कितनी पर्चियां लिख दो, क्या हरा होने वाला है? लेकिन वो एक ट्रेंड बन गया है। तो करें क्या इन सब चीजों को, क्या हम कैलकुलेट करें? इसके लिए ही हमने एफपीसी बनाया है। एक तो एफपीसी आपको और अच्छे से मेरे जाने के बाद समझना है कि क्या होता है।
उसके बाद आप लोगों को लगे कि आप खुद से इकट्ठे होकर के एक दिशा में रम सकते हो, गमन कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए भी संगठन जरूरी है। मैं एक नाम ले रहा हूँ FTC, लेकिन आप कह सकते हो ग्रुप, आप कह सकते हो मंडली, आप कह सकते हो कमिटी, आप कह सकते हो संगठन। हम जिस गांव में हैं सुजालपुर में, हमें खुद को सुजालपुर को इकट्ठा होना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी किसान मीटिंगें ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन रास्ते कई सारे अलग अलग हैं। मैं थोड़ा सा एक गंदी आदत है कि खींच कर बातें करता हूँ। समय लेकर बैठे हैं ना, चलेगा थोड़ा सा लंबा खींच कर हमने अगर बीज बोए तो वो अंदर तक DNA तक उतरेगा, तो आपको ज्यादा लाभकारी रहेगा। हम किसानों ने क्या कर रखा है, कपास का भाव नहीं है या केले का भाव नहीं है या गन्ने का भाव नहीं है, तो हम अलग अलग गांव के, एक गांव से 2 हो गए, दूसरे गांव से 3 हो गए, तीसरे गांव से 4 हो गए, तो 50 गांव के 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वो जो 2 लोग एक गांव से गए हैं, क्या उन 2 लोगों की पूरा गांव सुनता है? नहीं सुनता ना, ये भी हमें पता है। तो फिर उन 50 गांव के 100 लोगों का इकट्ठा होना कोई मायने रखता है? कुछ मायने नहीं रखता। जितने भी आंदोलन, जितनी मीटिंगें, जितने काम होते हैं, सब गड़बड़ होते हैं। होना क्या चाहिए? क्या हम सुजालपुर इकट्ठा होकर के एक दिशा में खेती करें? हमें चाहिए क्या खेती में? हमें चाहिए कम खर्च में उत्पादन। हमें चाहिए जितना खर्चा करें कम से कम उसका डबल रिटर्न। अगर हमने 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगाया है केले में, तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है ना किसानों की, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं। 10 लाख की डिमांड नहीं है हमारी। मिनिमम जितना लगाया गड्ढा नहीं जाए, कम से कम उतना तो भी रिटर्न आए खर्चा काट के, और समय पर हमारा माल बिक जाए। इसके अलावा कुछ अपेक्षा है हम किसानों की? इसके बाद में सब गौण बातें हैं कि मेरी फसल खराब हो रही तो कोई देखने नहीं आया कि ये नहीं हुआ, लेकिन मेन एंड पॉइंट तो यही है ना, खर्चा कम हो, उत्पादन अच्छा हो और सही दाम पर सही समय पर बिक जाए। इन 3 कामों को अगर हमें सही दिशा में करना है तो हमें खुद को सुजालपुर को इकट्ठा होना पड़ेगा। सुजालपुरी नाम है, हमें खुद को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप तो अभी शायद मुझे पता चला कि 3-4 साल से ही केला लगा रहे हो, लेकिन जो 20-20 साल से केला लगा रहे हैं, जो 50-50 साल से केला लगा रहे हैं, उनकी भी हालत खराब है। हालत क्या खराब है? मैं केले का एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। आपके यहाँ जैसे अभी हाथ खड़े किए 8-10 लोगों ने केला लगा रखा है, बाकी सोच रहे हैं। अभी सुजालपुर में 5 लोगों का केला है। अब माल कटिंग पे आ गया और बेचना है, तो होगा क्या? रमेश ने भी व्यापारी को फोन किया, सुरेश ने भी फोन किया, उमेश ने भी फोन किया, काका ने भी फोन किया, दादा ने भी फोन किया। ये 5 लोगों ने अलग अलग व्यापारियों को फोन किया। अब व्यापारी आपके खेत में आ गया तो सबको बुला करके सबके खेत में एक साथ जाएगा क्या? उसको तो अलग अलग जाना है। 5 के खेत में अलग अलग घूम के आएगा, साथ में लेके जाएगा। और आप कोई सी भी दुनिया की कंपनी का पौधा लगा लो, 10,000 पौधे का बगीचा है ना, तो 200 से 500 पौधे खराब ही मिलेंगे, फिक्स है। या तो डुक्कर ने खा लिया होगा, वो छोटा रह गया होगा, या जिसको धूप लग गई होगी, या हमारे बेल ने चलने में उसको पैर लगा दिया होगा, तो कुछ भी कारण बनेगा। या उसमें इल्ली घुस गई होगी, या उसमें गोबरेला कीड़ा लग गया होगा। 10,000 में 500 पौधे खराब ही मिलेंगे, और वो व्यापारी उस खराब पौधे के पास जाके खड़ा रहेगा। ये माल आपका ऐसा है। वहां से आपके दिमाग में डालना चालू करेगा रेट कैसे कम करना। मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि मैंने 2011 से लेकर 2014 तक पर डे खेतों में जा करके माल लोडिंग किया है। मुझे जानकारी कैसे सौदे होते हैं और किसान से रेट कैसे कम कराया जाता है, मैंने खुद ने किया है। 14 के बाद हमारी रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर लैब बन गई थी, तो फिर मैं खेत में जा करके सौदे करना मैंने बंद कर दिया और वो लोडिंग का काम दूसरों को दे दिया था। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। जब आप माल बेचने के लिए किसी व्यापारी को फोन लगाते हो, वो आपके खेत में आएंगे, वो देखेंगे, उन्हें पता है 8,000 पेड़ अच्छे हैं, 1,000 पेड़ थोड़े से कमजोर है, तो कमजोर पेड़ों के पास आपको लेके घूमेगा। उसको तो जो देखना था उसने देख लिया कि यहाँ से मुझे कितना क्रीम माल मिलेगा, लेकिन कमजोर पेड़ों के पास आपको लेके खड़ा रहेगा ताकि आपके दिमाग में डाल सके कि रेट कैसे कम कराएं। उसके बाद अब वो व्यापारी 5 लोगों से मिलके गया है,
तो पांचों की मनस्थिति उसको पता है, पांचों को उसकी मनस्थिति नहीं पता है। जितनी हम किसानों को जरूरत है ना माल बेचकर पैसा कमाने की, उगा करके पैसा कमाने की, उससे ज्यादा जरूरत व्यापारियों को माल बेच करके रोटेशन चलाने की है। लेकिन दिक्कत कहां पर है, अभी बारीकी से समझने वाली बात है। इन 5 लोगों में से अगर रमेश को पता है कि मार्केट में 7 रुपए का रेट चल रहा है केले का, इसने माल भी अच्छा बना रखा है, तो व्यापारी को क्या बोलेगा, 7 का भाव है यार, 7.25 7.5 में मैं दे सकता हूं, ऐसा ही बोलेंगे ना। सुरेश काका जी घर पे नहीं है, वो बताएंगे, आप अपना भाव बता के जाओ। महेश, शायद महेश को कल बीसी भरना हो, उसके पापा की तबीयत खराब हो, उनको हॉस्पिटल ले जाना हो, शायद बहन की शादी है तो वहां मामेरा ले जाना हो, इसको जानकारी नहीं है। तो इसने क्या करना है, 25,000 आज दे के जा, कल तू गाड़ी लगा दे, देख ले तू मेरा भाई है, तेरे हिसाब से भाव लगा देना, ऐसे ही बोलेगा ना। जिसको इमरजेंसी है, जिसको जरूरत है, जिसको बीसी भरना है। तो अब 5 में से 2 व्यक्तियों ने 7 7.25 का रेट बताया। एक बोल रहा है काका को पूछूंगा, एक बोल रहा है कि भैया तू तो कल गाड़ी लगा दे। तो व्यापारी गाड़ी किसके यहाँ लगाएगा, 25,000 है ना। ऐसे सौदे होते हैं मार्केट में। और जब एक के यहाँ 25,000 वाले के यहाँ गाड़ी लग गई, तो ये 7 रुपए ना 7.5 रुपए बोलने वाले थे, इनका मुंह पहले तो छोटा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और व्यापारी जब उसके यहाँ गाड़ी बनाएगा तो इनको फोन करेगा, इनके पास जाके चाय पिएगा। वहां गाड़ी पे रहना चाहिए ना उसने, वो आएगा इधर, फिर बातचीत होगी, कैसे आना हो भैया, गाड़ी लगी ना वहां 4.5 रुपए में। अभी ऐसा होता है, माल कैसे बिकता है गाँव में, ऐसे ही बिकता है। अब 4.5 में उसके यहाँ गाड़ी लगी, तो इधर से बोल रहे हैं भैया मेरा माल उससे अच्छा है, सवाया माल है, तो ठीक है तू डेवड़ा पैसा ले ले, 4.5 का 5 ले ले। आप कुछ बोल पाएंगे? जब एक ही गांव में 4.5 में गाड़ी लगी, आपकी मनसा 7 रुपए में देने की, आपकी हिम्मत ही नहीं 7 डबल से मांग लो, आप क्या बोलोगे, मेरा माल अच्छा है तो 4.5 का 5 में ले जा। यहां से रेट की बार्गेनिंग हम समझ जाएं अगर, कि हम किसानों को माल बेचना कैसे है, बात छोटी सी है, इसको फाइन ट्यून करना है, वो हो सकता है इकट्ठे होकर के। इसकी बजाय मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूं जो होना चाहिए, जो हमने निमाड़ अंचल में कुछ गांवों में हमने यूनिटी बनाई है। गुजरात से सीखना पड़ेगा, गुजरात के सारे किसान बढ़िया हैं, महाराष्ट्र और एमपी के किसान कर्मठ है, बढ़िया नहीं बने अभी, पैसे कमाने की हमारे पास वो चटक कम है। गुजरात में क्या करते हैं, मैंने वहां से काफी सीखा है, हमने अभी निमाड़ अंचल में नर्मदा बेल्ट में किया है। होना क्या चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, सुजालपुर इकट्ठा हो जाए। अभी किसी से किसी की नहीं पटेगी, ऐसा भी हो सकता है किसी का झगड़ा हो चुका होगा, तो ठीक है घर ले जाके चाय मत पिलाओ, खाना मत खिलाओ, लेकिन माल बेचना हो तो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। एक काका के जैसे आदमी को अलग आगे कर दो, अगुवाई लेने का कर दो, सफेद बाल का, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको बोलने में चटखारा हो। पूरे गांव में अगर केले का माल बेचना है, 5 लोगों के यहाँ आ गया, काका को फोन कर दो, काका व्यापारी को बुला लो, हमारे 5 के यहाँ माल बेचना है। अभी बात की गंभीरता को समझना, क्या फर्क आएगा। काका ने जब 10 व्यापारी है तो 10 को फोन करना है। सुजालपुर से बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है और मेरे यहाँ 50,000 पौधे माल कटिंग पे आ गए। फर्क आएगा, 5 अलग अलग बोलेंगे तो बोलेंगे 10,000, 3,000, 2,000। काका ने क्या बोला, मेरे यहाँ 50,000 पौधे सबके इकट्ठे मिला करके मेरे यहाँ 50,000 पौधे की कटिंग आई है। अब व्यापारी को क्या समझ में आया, बड़ा किसान है, जितना हमें माल उगा करके पैसे की आवश्यकता है, उससे ज्यादा व्यापारी को माल बेचने के रोटेशन लगाने की आवश्यकता है। बस हम उसको सही से फाइन ट्यून कर लें। जब व्यापारी आपके गांव में आता है तो काका को जाने की आवश्यकता नहीं है। एक अनजान बच्चा जो स्कूल पढ़ाई करने जाता है, उसको मोटरसाइकिल दो, उसको बोलो भाई ये व्यापारी को घुमा के ला, रमेश सुरेश उमेश वाले मेरे खेत घुमा के ला। पता है वो व्यापारी बाद में समझ जाएगा कि ये उसका, ये उसका, उसका है। अभी काका को जाने की जरूरत नहीं, ताकि वो 200 गंदे पौधे दिखाए काका को कि ये आपका माल हल्का भारी है। जाना ही काहे के लिए, मैं माल तेरे को काटना है ना,
ये लड़का दिखाने ले जा रहा है, घूम के फिर बैठ कर बात करते हैं। तो आपको इनडायरेक्टली वो बीजारोपण कर ही नहीं पाया, उसकी वाचाल शक्ति चेंज हो गई। जब वापस खेत में से आता है, आपके घर बैठता है, तो बात करना बंद करो, पहले उसको पानी, चाय, नाश्ते का पूछो, खाना खिलाओ। ये बात करते करते उसके दिमाग में एक बीज रोपण अपन कर दो। उसके बीज रोपण में क्या, अभी 50,000 की कटिंग है, 2 महीने बाद 1 लाख रहेगा, अगले 2 महीने बाद 2.5 लाख पौधे की कटिंग आने वाली है, माल तेरेज को दूंगा, रेट सही साइड लगाना, लालच लग जाएगी। अगले को बताओ ना, उसको इतना आपने बोल दिया, समझ में क्या आएगा, यार ये खेत तो दूसरे के थे, लेकिन बात अकेला कर रहा है, अभी 50,000 की कर रहा है, अगली बार 1 लाख और 2.5 लाख पौधे, मतलब इस गांव में बात करने वाला एक है। अगर मैंने गड़बड़ लाइन बोली तो मेरा पत्ता यहां से कटेगा, दूसरा व्यापारी माल काटेगा। छोटी सी फाइन ट्यून करी हमने, आपके गांव में कभी भी अलग अलग रेट नहीं होगा, एक जैसे रेट में माल बिकेगा। शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। मैं इस तरह की बातें लेके आया हूं आपके सुजालपुर में। अगर आप और हम इकट्ठे होकर के आगे बढ़े तो शायद कई सारे फिनिशिंग कर सकते हैं। उस व्यापारी की हिम्मत नहीं है कि आपको गलत रेट बताए, या तो उसको माल पसंद आएगा तो वो बोलेगा, या बोल देगा काका मेरे बस का नहीं है, आप बड़े व्यापारी को बुला लो, क्योंकि आपके यहाँ माल की क्वालिटी, मेरे पास रेट कम है। इस शब्द के अलावा दूसरा बोल ही नहीं सकता हो, क्योंकि उसको आपसे जीवन भर व्यवहार करना है इस गांव से। या तो वो बोलेगा कि मैं हल्का माल लेवा हूं, तो वो आखिरी का जो प्लाट देखा था वो हल्का था, तो वो मुझे चलेगा, बाकी के लिए आपको दूसरा व्यापारी बुलाना पड़ेगा, आपका माल अच्छा है, उसका रेट ज्यादा जाएगा। मतलब आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो फिर वहीं आता हूं कि यूनिटी बना लो, खुद से इकट्ठे हो जाओ। इसके साथ साथ हमारे साथ एपीसी में कई सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हमने काम किया पहले व्यापारियों पर, फिर हम किसानों के पास जा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है मार्केट में, 2 तरह की गाइडलाइन आती है किसानों के पास। कई सारे मित्र जब हमें बुलाते हैं तो वो असमंजस में रहते हैं कि बलराम भाई आएगा तो कुछ प्रोडक्ट टिका के जाएगा। तो पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट जैसा शब्द मेरे पास है नहीं कुछ। कई सारी मीटिंगें होती, नाश्ता, चाय, भोजन और फिर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जाएगा तो तुम्हारे जेब से 2 पैसे निकलेंगे, उसी से नाश्ता, चाय, भोजन आएगा। तो ऐसा मेरी मीटिंगों में होता नहीं है। तो होता क्या है मेरी मीटिंगों में, आपके पास अभी तक जितनी मीटिंगें ली होगी, या तो पौधे बेचने वालों ने चर्चा करी है या प्रोडक्ट बेचने वालों ने चर्चा करी है। ये 2 के अलावा तीसरा किसान के साथ आता ही नहीं। उसको मालूम है तीसरी बात करूंगा क्या, पैसे कैसे निकालूंगा, तीसरी बात का पैसा ही नहीं निकलता। हमने एक अलग पोर्टफोलियो बनाया है, हमें पैसा कमाना है मार्केट से, और किसान को साथ में लेकर के चलना है, और किसान के जेब में 10 रुपए डालना है, तो हम मार्केट से 10 पैसा कमाने की कुव्वत रखते हैं। हम इस स्टाइल में काम कर रहे हैं। तो कई सारे व्यापारी एफटीसी के साथ जुड़े हैं। अभी दिक्कत 2 तरह की है। किसान जिस स्टाइल में खेती कर रहा है, वो पौधे बेचने वाले और प्रोडक्ट बेचने वालों की स्टाइल में खेती कर रहा है। खेती होनी चाहिए मार्केट को माल कैसा पसंद है वैसी। बात को समझना, आज की तारीख में 4 से 5 तरह के रेट है गांव में। 3 रुपए से लेकर 13 रुपए तक का रेट है पर केजी केले का। आज की तारीख में 24 जनवरी 2022 को 3 रुपए केले का भी रेट है, 7 रुपए का भी रेट है, 10 का भी रेट है, 13 का भी रेट है। पता है आप लोगों को? तो इनके पीछे कारण है। ये 13-14 का जो रेट है ना, ये व्यापारी को जो चाहिए वैसा माल उसके खेत में है, इसलिए 3 रुपए का जो रेट है ना जिसके खेत में, मतलब उसको 50 बार व्यापारी को बुलाना है, 5-6 बार उसके घर जाके बैठना है, तो भी वो बोलेगा आखिर में यार कि ये तो दाहोदी माल जाएगा, ये लोकल मंडी में जाएगा। तो हमें शुरुआत कहां करनी पड़ेगी? व्यापारी को सुधारने मत जाओ। आज तक व्यापारियों ने भी ऐसी मीटिंग लगाई नहीं है। एक्चुअल में करना क्या चाहिए, अगर आपके गांव में 4 तरह की क्वालिटी है तो व्यापारी ने बोलना चाहिए ये A का माल सुपर प्रीमियम है, आपने 3 लोगों ने इसके जैसा खेती करना चाहिए। तो वो बताते नहीं है। सुपर प्रीमियम है तो उधर भेज देंगे,
मीडियम है इधर भेज देंगे, गुल्ला बिरंजी छर्री है तो दाहोद भेज देंगे। उनके पास तो तीनों तरह की लाइनें हैं। हमारे पास तो एक ही लाइन है ना कि कर्म करके अच्छा पैसा कमाए, लेकिन ज्ञान आने का रास्ता गलत है। पौधा बेचना है या प्रोडक्ट बेचना है, ये रास्ता गलत है। तो इसके लिए रिपेयरिंग कहाँ होनी चाहिए? जो कई सारे व्यापारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके स्टेटमेंट है कि बलराम भाई आप जहां गाइडलाइंस दे रहे हैं, हमें केवल किसान का नाम नंबर दो, उसका एक भी केला खेत में बचेगा नहीं। निमाड़ अंचल में, नर्मदा बेल्ट में तो कई सारे व्यापारियों ने एग्रीमेंट किया। जो डोमेस्टिक व्यापारी है उन्होंने एग्रीमेंट किया है 5 रुपए के नीचे कभी केला नहीं खरीदेंगे हम, और जो एक्सपोर्ट वाले व्यापारी है उन्होंने एग्रीमेंट किया है 8 रुपए के नीचे कभी केला नहीं खरीदेंगे। जहां बलराम किसान की गाइडलाइन है और उस किसान ने 100% फॉलो किया है। एक्सपोर्ट वालों ने राइटिंग में एग्रीमेंट किया है 8 रुपए के नीचे नहीं खरीदेंगे। खर्चा 2.5 से 3 रुपए किलो का, इससे ज्यादा खर्चा नहीं। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निदाई गुड़ाई, बिजली बिल, सारा पोर्टफोलियो मिला करके 2.5 रुपए किलो के ऊपर नीचे का खर्चा, अगर जमीन सपोर्ट नहीं कर रही है तो 3 रुपए किलो मैक्सिमम हो गया। अगर हम खर्चा ही 5 रुपए का कर देंगे तो फिर हमें 9 रुपए में भी ऐसा लगेगा कि 40 रुपए बच रहा है, और खर्चा 2.5 रुपए का किया है, खर्चा ही 2.5 रुपए का किया है, तो 9 रुपए में 7 रुपए में हमें लगेगा कि नहीं ठीक है, रिस्क फैक्टर हमने बचा लिया है। तो व्यापारी और किसान के बीच की कड़ी बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो किसान हमारे साथ चलने को रहेंगे साथ में, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी 24 से लेकर 29 तारीख तक मैं पूरे ताप्ती बेल्ट पर हूँ। आपके नंदुरबार से धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई करना है मुझे, बुरहानपुर तक सुबह दोपहर शाम रात को मीटिंगें हैं कंटिन्यू। जो किसान चाह रहे हैं साथ में चलना, तो हम साथ में चलें कैसे? अभी आप जिन किसानों के पास जो भी कंपनी का पौधा हो, जिस भी कंडीशन में हो, और जितनी भी हाइट हेल्थ हुई हो, वहां से हम पहले आज की तारीख में गांव इकट्ठा हो जाओ, आप खुद इकट्ठे हो जाओ, सुजालपुर। मेरी बातें सुनकर अगर 3 लोगों को लगता है कि हमने इकट्ठे होना चाहिए तो 3 ही इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन 13 लोगों को अच्छा लगे उस दिन आना, लेकिन सुजालपुर केला कमेटी के नाम से ग्रुप बनाओ। जितनों को मेरी बातें अच्छी लगती है वो रहो, और उस ग्रुप में मुझे रहो। आइए, आज आपके पास जिस भी कंपनी का केला हो, जो भी क्वालिटी का हो, जो भी ग्राफ हो, उसमें आज के बाद हम क्या सुधार करें, पहले यहां से शुरुआत करेंगे। जैसे अभी रमेश काका के पास 30 रुपए पौधे का खर्चा करने की कैपेसिटी थी, तो उन्होंने 30 रुपए का किया। आइए तो शायद उनके यहाँ 18-20 किलो का उत्पादन आएगा। अभी कोई सुरेश अंकल हैं जिनके पास 50 रुपए पौधा में खर्चा करने की कैपेसिटी थी, तो उनके यहाँ 25 किलो का उत्पादन आएगा। उत्पादन हमारे जेब के हिसाब से है, लेकिन हम 18 किलो का और 25 किलो का और 35 किलो का कोई सा भी प्लाट हो, उसकी क्वालिटी तो एक बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसके पैरामीटर है, इसकी गाइडलाइंस है। अभी जिनके पास फ्लावरिंग आने वाली है, उनको हम आज से क्या उनको बेस्ट करें, ताकि 15 किलो वाला बंच और 30 किलो वाला बंच ही एक ही गाड़ी में चले जाए लोड होकर के, ताकि क्वालिटी पैरामीटर हो। तभी तो एक आदमी व्यापारी से बात करेगा तो अगले को समझ में आएगा नहीं ये गांव की क्वालिटी है। इसके भी कई कारण हैं। अगर 15 लोगों ने केला लगाया है, तो माल कटने की शुरुआत में केवल बाउंड्री का कटिंग पे आता है, तो बाउंड्री का कटिंग पे आता है तो 200-250 पेड़, 200-250 झाड़ में बड़ी गाड़ी बनती नहीं बनती ना, तो 200-250 झाड़ हमें पिकअप वाले को देना पड़ेगा। या वो व्यापारी अगर 2 जगह से गाड़ी बनाएगा तो वो सीधा बोल देगा भैया ये माल मिक्सिंग में जाएगा तो आपका रेट कम हो गया। ऐसा ही होगा ना। हमें रेट कब मिलता है? जब बड़ी गाड़ियां बनती है और लंबी दूर के लिए जाती है। बड़ी गाड़ी कब बनेगी? जब हम 15 लोगों के पास एक दिशा की क्वालिटी मेंटेन हो। फर्टिलाइजर क्या डालना उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, एक दिशा की क्वालिटी मेंटेन हो। फ्लावरिंग जिनके यहां आ रही है
उसके कुछ सूत्र है। अभी ठंडी लग रही है, हमने जर्किन पहना है, तो फल के ऊपर ठंड ना लगे, उससे चिलिंग आती है। कई सारे एग्रोनॉमिस्ट अपने अपनी पीएचडी के हिसाब से स्प्रे शेड्यूल्स, गाइडलाइंस, कई सारे पौधे बेचने वाले अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से गाइडलाइंस देते हैं। शायद यहां पर किसी ने केले पर स्प्रे किया है, बंच पर? क्या करते हैं स्प्रे? पीएनएस और हाइकॉन। एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड जाएगा जिससे माइट्स थ्रिप्स दूर होगा, एक फंगिसाइड जाएगा, और एक उसमें भोजन के लिए 0-34 या कुछ टॉनिक देंगे। ऐसा 3 चीजें जाती ना, एक मच्छर थ्रिप्स को भगाने के लिए, एक फंगस को भगाने के लिए, और एक कुछ हमारा केला मोटा तगड़ा जाड़ा हो जाए इसके लिए, सरल भाषा। ऐसी 3 चीजें हमने 200 लीटर पानी में डाली। आज की तारीख में है ठंडी। ठंडी में हमने जैसे ही स्प्रे किया तो केले के जो भी पेशियां हैं, रोम छिद्र है, वो पहले खुलेंगे। ज्यादा अगर स्प्रे, कड़क स्प्रे, कोठी के नीचे का लास्ट वाला स्प्रे चले गया तो मांसपेशियां फट जाएगी, दाग लग जाएगा। ऐसे केले में जो पानी टपकता है, यहाँ पर दाग लगता है ना, थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे हो गया, ये चमड़ी फाड़ देगा वो। देखा ऐसा? तो हम जो स्प्रे करते हैं उससे क्या होता है, केले के ऊपर गया, मांसपेशियां मज्जा तोड़ी, दाग धब्बे लगे, वो दिखते नहीं है लेकिन अंदरून हिस्से में वो इंटर हुए। अभी जब तक उसके रोम छिद्र नहीं खुलेंगे तब तक वो इमिडाक्लोपिड को अंदर लेगा कैसे? इमिडा सिस्टेमेटिक है, केला अपने अंदर लेगा। तो यहां से हमने क्या किया, न चाहते हुए भी पूरे भारत को हमने कैंसर परोस दिया। पहली गलती। यही केला घूम फिर करके हम नंदुरबार के ठेले से ला करके हमारे बच्चों को खिलाएंगे, या जो केला गिरपड़ हो जाएगा वो गाड़ी में नहीं जाएगा, उसको काट कर हम घर ले जाकर हम खाएंगे ना। दूसरों का छोड़ दो, हम कैंसर खा रहे हैं। पहली शुरुआत, गलत शुरुआत। दूसरा गड़बड़ी क्या है, ये तो हम जहरीले हो गए हैं, ये तो अभी मेरे जाने के बाद बोलोगे कि हम इतने साल से खा ही रहे हैं, कुछ होता नहीं, तो खा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही रोम छिद्र खुले और एमिडा को अंदर लिया, तो जब एमिडा अंदर जा रहा है तो क्या ठंडी अंदर नहीं जाएगी? हमने ये स्प्रे किया केले को बचाने के लिए, और यही बचाव उसका नुकसान कर रहा है। नागा साधु को देखा है आपने? नंग धड़ंग घूमते हैं बिना कपड़ों के, उनकी पूरी चमड़ी पर भभूत लपेट कर चलते हैं, वो सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो ठंडी लगती नहीं, गर्मी में भी गर्मी लगती नहीं। ये जब रोम छिद्र बंद होते हैं, तो केले को ठंडी से बचाना है, तो अगर केमिकल में जाना है तो सिलिका का स्प्रे करना है, कांच का, सरल भाषा में लिक्विड कांच, सिलिका अंग्रेजी नाम हो गया। सिलिका पानी में डालो, कांच का पानी बनाओ, केले पे स्प्रे करो, तो इसकी चमड़ी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो ठंडी अंदर जाएगी नहीं। अब सिलिका का स्प्रे किया तो लेयर तो बना दी, माइट्स, थ्रिप्स, फंगस से कैसे बचाएंगे? तो बचेगा नहीं। इसके लिए सबसे बेहतर इलाज क्या है, करें क्या है? आपको गूगल पे सर्च करना है CVR, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी। ये दक्षिण भारत के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मिट्टी के स्प्रे का इजाद किया। मिट्टी, मृदा, कई सारे रिसर्च पेपर हैं, और वर्ल्ड वाइड इन्होंने पेटेंट लेके रखा है। पेटेंट समझते हैं? पेटेंट मतलब कि ये मैंने इस चीज की खोज की है, अब इस चीज का कोई अगर उपयोग करेगा तो मुझे रॉयल्टी देना पड़ेगी। वो मैंने वर्ल्ड वाइड लिखित में ले लिया है कि मेरे पहले इसकी कोई ने इजाद नहीं करी। चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी ने मिट्टी के स्प्रे का इजाद किया, उन्होंने कई सारे शोध किए। उन्होंने एक शोध क्या किया, मुझे थोड़ा सा जानकारी वो मैं बतलाता हूँ। चावल की खेती देखी ना, चावल पहले शायद यहाँ भी होता था, अभी नहीं हो रहा है। जो किसान चावल की रोपाई से लेकर कटाई तक केवल मिट्टी का स्प्रे करता है, कुछ करता नहीं, पानी देना है और मिट्टी का स्प्रे करना है हर 7 से 10 दिन में, उस चावल में विटामिन सी अलग से आता है। उस चावल को खाने से जिनको अंधेरा होने के बाद रतौंधी आता है, रात में दिखता नहीं,
उनकी आंखें ठीक होती है, उस पर उन्होंने पेटेंट लेके रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां भी मैंने मिट्टी का स्प्रे बताया, बाद में हंसी के फव्वारे आते हैं कि ये नया जादूगर आ गया है, माटी का स्प्रे करा रहा है। लेकिन मैं आपको रिसर्च पेपर की जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी आप खुद गूगल पे निकाल सकते हो। मिट्टी के स्प्रे से जिस चावल को उगाया, उस चावल को अगर हम खाते हैं तो हमारी एनर्जी अलग बूस्ट होती है और आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये हिंदुस्तान के बाहर ऐसा ही काम हो रहा है। अभी यहां पर मिट्टी का स्प्रे क्यों प्रमोट नहीं हुआ? अगर मिट्टी का स्प्रे प्रमोट होगा तो एमिडा क्या करेगी, फंगिसाइड क्या करेंगे, पीजीआर पीजीपीआर क्या करेंगे? तो इसको कोई बोलने वाला नहीं। मैंने पूरा वीडियो चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी का किसान पाठशाला के चैनल पे डाला है। आप लोग देखते हैं किसान पाठशाला यूट्यूब पर? जो नहीं देखते हैं उसको सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे पर डे के हिंदुस्तान में क्या काम हो रहा है आपको मिलेंगे। 3 घंटे की मीटिंग उनके साथ मैंने करी। वो तेलंगाना स्टेट में है, हैदराबाद में रहते हैं। उनके घर पे जाकर के मैंने उनसे R&D किया, सीखा, समझा, और वो पिछले 15 साल से इस पर काम कर रहे हैं। उनके खुद का 15 एकड़ का अंगूर का बाग है। नासिक वाले अगर कोई मित्र आपके हो तो उनको पूछिए, अंगूर में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के स्प्रे होते हैं अंगूर में, और उनके खेत में 15 एकड़ में एक भी मार्केट का स्प्रे करते नहीं। खेत के बाहर जो जंगल है उसको 5-6 फीट का गहरा गड्ढा करते हैं, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेते हैं, 200 लीटर पानी में 20 से 25 किलो मिट्टी डालते हैं, 24 से 36 घंटा रखते हैं, घोलते हैं, 2 बार कपड़ छान करते हैं ताकि ककरी हट जाए, कंकरी, क्ले जो रहता है, गाद, पूरे पौधों को नहलाते हैं। भारत का सबसे महंगा अंगूर उनके खेत का बिकता है, सबसे महंगा अंगूर, और यूरोप में जाता है। हम अगर केले की बात करें तो आज तक 24 जनवरी 2022 तक यूरोप में एक भी केले का कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। हमें यहाँ एग्रोनॉमी सिखाते हैं बीआई करना, इंजेक्शन लगाना, आपने सुना होगा नहीं? बहुत सारा सावधान अंगूरवार बीआई लगाता है? जितनों में एमिडा क्लोपिड बीआई का डाला वो यूरोप में जाता ही नहीं। वो कहाँ जाता है? वो जाता है इराक, कजाकिस्तान, ओमान, गल्फ कंट्री में। जो दिल्ली चंडीगढ़ जाता है वो यही जाता है। फिर इतना दिमाग लड़ा करके क्यों कबड्डी खेल रहे हो? वो कबड्डी केवल इसलिए है कि कुछ अलग करवाया तो आप वहां अटक के रहोगे, रुक कर रहोगे, उनसे जुड़ कर रहोगे, और फिर उसमें कुछ टेक्निकल दवाइयां भी जाती है, प्रमोट होती है। तो जितने का केला आपसे खरीदा उतने की तो दवाइयां ही बेच दी। ऐसा हो रहा है, देखने की चेष्टा करो क्या हो रहा है मार्केट में। तो हमें फ्रूट केयर पे वापस आता हूं। ये मैंने ओरा बताया, अब इसके बाद में बता रहा हूं करना क्या है। जिनके यहां अभी फ्लावरिंग आ रही है, आप चाहें तो मार्केट में जो स्प्रे है एमिडा क्लोपिड डाल सकते हैं, मेरा कोई बंदिश नहीं है। मैंने समझाना था कि ये ऐसा होता है। आप चाहें तो मिट्टी का स्प्रे कर सकते हैं, रोम छिद्र बंद करके उसे जैकेट पहना सकते हो केले को, तो चिलिंग आएगी नहीं। मैंने किया है। आपने किया है, रिजल्ट मिल रहा है कुछ? आप ही के गांव में भैया को दिखेगा, देखने के बाद पता चलेगा, देखेंगे। तो एक सुंदर सा इलाज है। जैसे ही कमल आया बाहर, जैसे ही कमल बाहर आया, पहला छिलका हटा, अभी पूरा कमल नीचे नहीं आया, पहला छिलका हटा, सीधा मिट्टी का स्प्रे करो, पूरे को नहला दो। अगले 7 दिन बाद, 7 दिन में नीचे आ जाता है पूरा कमल, नीचे चले जाता है, सारे पंजे खुलकर ऐसे चौड़े होकर के टर्न लेने की कोशिश करेंगे। उस समय दूसरा स्प्रे करो। स्प्रे करना है, फ्रूट केयर करना है तो 7 दिन में एक बार खेत में जाना है, बीच में फ्रूट केयर नहीं करना, लयबद्धता टूटेगी नहीं। जैसे ही हमें फ्लावरिंग आता दिखा, ऊपर चोंच से बाहर निकला, पहला छिलका हटा, उसी समय मिट्टी का स्प्रे करना है। डायरी मेंटेन करना है, पहला स्प्रे, फिर अगले 7 दिन के बाद दूसरा स्प्रे। तो दूसरा स्प्रे करोगे उस दिन आपको कई सारे कमल नीचे तोड़ने लायक मिलेंगे। तो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि 18 किलो वाला, 35 किलो वाला, 25 किलो वाला एक ही गाड़ी में माल जाना चाहिए। उसकी रेसिपी, डिसीजन आपने लेना है। तने की मोटाई को नापना है, जो थड़ होता है
उसके तने की मोटाई को नापना है। अगर डोमेस्टिक में बेचना है तो 4 का भाग देना है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो 4.5 का भाग देना है, आधा बढ़ा दो। डोमेस्टिक में बेचना है 4 का भाग देना है। जिसके यहाँ कम खर्चा है, थोड़ा बजट कम था, आगे पीछे हो गया, 28 इंच तने की मोटाई, 4 का भाग देंगे क्या आएगा? 7। तो वो जो कमल निकला उसमें 1 2 3 4 5 6 7 पंजे रखो। 8वें नंबर पे केला छोड़ो, 9वें नंबर पे केला छोड़ो, 10वां 11वां 12वां नीचे सब साफ करको डंडा तोड़ दो। तो ये आखिरी का पंजा जो है यहां से 9 से 12 इंच नीचे डंडा रहेगा, 2 केले रहेंगे। तने की मोटाई नाप कर 4 का भाग देकर के पंजे रखना है। दूसरा स्प्रे करने के बाद जैसे ही कमल तोड़ोगे उस समय एक पोटली लटकाना है उसके डंडे में। जैसे ये कमल टूटा, एक पोटली बांधना है और उसको रिबिन करना है। अब ये पोटली क्या है? पोटली टांगना है। उस पोटली में 50 ग्राम के ऊपर नीचे चाहिए गोबर। गाय का हो तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी चलने फिरने वाले प्राणी का गोबर चलेगा। ठीक है, इतना नहीं सोचना है बलराम भाई ये बोल के गए। बैक्टीरिया चाहिए। देसी गाय का है 17 आने, नहीं है, भैंस है, बैल है तो किसी का भी चलेगा, नहीं तो बकरी का भी चलेगा। गोबर चाहिए 50 ग्राम उस पोटली में। 1 चिमटी पोटास, 1 चिमटी यूरिया और 1 छोटा सा दाना वाइसेनोमेटा। इसमें अगर इसको मिक्स किया और थोड़ा सा कड़क है तो हल्का पानी डाल दो, ढीला कर लो रबड़ी जैसा। जैसे ही कमल तोड़ा, कमल तोड़ते के साथ वहां से ब्लडिंग चालू होता है, पानी गिरता है, उसी समय ये पोटली लगा करके उसको पैक कर दो, रिबिन कर दो। अब क्या होगा? एक तो इसकी ब्लडिंग रुक गई, दूसरा ये पोटली नीचे से बैक्टीरिया और एनर्जी देगी। हम क्या करते हैं केले को ऊपर से 0.34 1261 पीजीआर पीजीपीआर का स्प्रे करते हैं। आर्टिफिशियल उसको लाली लिपस्टिक लगा रहे हैं, वो कितने दिनों तक रहेगा? ये जो मैं पोटली बता रहा हूं, गवर्नमेंट की एक साइट है ICAR, एग्रीकल्चर बोर्ड है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, जिसमें रिसर्च सेंटर है तिरुचिरापल्ली, दक्षिण भारत में। उन्होंने बहुत बड़ा एक लेख दिया है गोबर की पोटली लगाने का, जिसमें पोटास और यूरिया डाल करके आप लगाओ। 18 से 20% वजन बढ़ता है। कितना? 18 से 20% वेट बढ़ता है। 0.34 स्प्रे करने से नहीं, गोबर की पोटली टांगने से। ये रिसर्च पेपर है, गवर्नमेंट की साइट पर लगा हुआ है और हमने कई सारे ट्रायल लिए हैं। तो जैसे ही कमल तोड़ो 50 ग्राम की गोबर की पोटली लगाओ, उसको एक रिबिन लगा दो। उसी के साथ में बंच कवर लगाना है प्लास्टिक का। मैंने कई सारे मित्रों के खेतों में बाहर अभी आते आते देख रहा हूं मैं, वो कपड़े का लगा हुआ है। अगर मैं ये जर्किन की बजाय इसके ऊपर दूसरा कुर्ता पहन के आता तो ठंड रुकने वाली थी। कुर्ते में हवा अंदर बाहर होती है, कपड़े में हवा अंदर बाहर होती है। इसके अंदर एक लेयर है ओन की, और ये प्लास्टिक है अंदर से भी बाहर से भी। तो ये प्लास्टिक गर्माहट रोक रहा है, ठंडी को रोक रहा है, गर्माहट बढ़ा रहा है। ऐसे ही केले के अंदर हमें गर्माहट बढ़ानी है ताकि चिलिंग इंजरी खत्म हो। तो प्लास्टिक का ही कवर चाहिए और ब्लू कलर का ही चाहिए, लाल पीला काला नहीं चाहिए। उसके पीछे साइंस है, जो माइट स्प्रिट से अट्रैक्ट होंगे वो ब्लू कलर से अलग होंगे, येलो से रेड से अलग होंगे। कमल तोड़ा, पोटली लगाई, बंच कवर लगाया, दक्षिण दिशा, इधर है ना दक्षिण दिशा तरफ न्यूज़पेपर डालना है अंदर, ताकि क्योंकि कमल आने के बाद नया पत्ता नहीं आता है, पत्ते सूखते जाते हैं। माल कटिंग आएगा तो 90 से 110 दिन में माल कटिंग आएगा। तो जिस दिन माल कटिंग आए उसके 10 दिन पहले भी अगर इसको धूप लगना चालू हो गई तो केला खराब होगा। इसके लिए हमने जिस दिन कमल तोड़ा उसी दिन एक ही बार न्यूज़पेपर डाल दो ना, खत्म। 2 स्प्रे किए, कमल तोड़ा, बंच कवर लगाया, पोटली लगाई, न्यूज़पेपर डाला, एक रिबिन टांगना है कोई सा कलर का। उदाहरण के लिए पीला कलर आपने टांगा, 150 कमल इस सप्ताह थे।
उदाहरण के लिए पीला धागा 150 कमल। अब अगले सप्ताह आप गए 7 दिन बाद, काला कलर 500, अगले 7 दिन बाद नीला कलर 600। ऐसे 7-7 दिन के आपके पार्ट बन गए, लाल, काला, पीला, नीला। एक 6 सप्ताह में आपका पूरा खेत आ जाएगा, निस्वार हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमें खेती करने में कुछ गड़बड़ी हुई है। 6 सप्ताह 1.5 महीना हो गया ना, तो 6 कलर के टैगिंग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इससे हुआ क्या, आपकी डायरी मेंटेन हो गई कि आपके 10,000 पौधे थे तो कितने पौधे किस दिन कटिंग पे आएंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर हमें इस गांव में ज्यादा पैसे देने वाले व्यापारी चाहिए तो टैगिंग बहुत जरूरी है। टैगिंग के अनेक फायदे हैं, किसान का भी फायदा है, व्यापारी का भी फायदा है। कुछ फायदे ये हैं कि अगर किसी के यहाँ 100 झाड़ है, किसी के यहाँ 300 झाड़ है, किसी के यहाँ 200 झाड़ है कटिंग पे आने को, तो तीनों का माल एक गाड़ी में जा सकता है। आप बोल सकते हो भैया आप खेत में जाओ, व्यापारी को बोल सकते हो आप खेत में जाकर देखो क्वालिटी तीनों की कैसी है। भले ही तने का मोटाई अलग अलग होगा, लेंथ, कलर, शाइनिंग एक जैसा होगा तीनों का, तो व्यापारी को दिक्कत नहीं। एक ही गांव में गाड़ी लेके आए हैं, तीनों का माल भर के अच्छे रेट में लंबी दूर वो भी बेच सकता है। पहला बेनिफिट कि आपका छोटा छोटा माल एक गाड़ी में जा सकता है। दूसरा बेनिफिट, जिस व्यापारी के पास गया चेंबर में, एक्चुअली व्यापारी कौन है, जो उत्तर भारत से ऑर्डर दे रहे हैं, जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे रहे हैं वो व्यापारी। यहां जो माल लोडिंग कर रहा है ये लोडर, तो लोडर को अच्छी क्वालिटी का माल देख करके गाड़ी पैक करके भेजना है। लेकिन व्यापारी को समझना है कि मेरे चेंबर में जो गाड़ी आई, इसको 4 दिन मैंने चेंबर में रखा, तो बाद में बाहर बेचते समय, ठेले वाले को देते समय, उस चेंबर के पूरे कैरेट का कलर एक जैसा है या अलग अलग है। समझ में आ रहा है? जहां हमने उत्तर भारत में अगर पंजाब में यहां से गाड़ी भेजी तो पंजाब जाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर कोहरा ज्यादा हुआ तो अभी 4 दिन लगेंगे, नॉर्मल टाइम रहा तो 3 दिन में गाड़ी पहुंचती है, 4 दिन में चेंबर के अंदर पकती है। काफी सारा माल इस क्षेत्र का, जहां ज्यादा सीगा टोका है, वो 20 टन की, 18 टन की, 16 टन का बड़ा ट्राला जाता है ना, तो 3 टन 4 टन पका हुआ निकलता है। पहली गड़बड़ी यहां हो जाती है क्योंकि पत्तों में सीगा टोका बहुत ज्यादा है, वो माल पक रहा है। दूसरी गड़बड़ी, एक ही बगीचे का माल अगर भेजा तो भी कलर अलग अलग आ रहा है। क्यों कलर अलग अलग आ रहा है? छोटा सा साइंस बताता हूं आपको। आपका 50 लाइनों का खेत है, पत्ती पील साफ करते हैं ना, एक लाइन में कचरा डाला, फिर 5 लाइन छोड़ करके फिर कचरा डाला, फिर 5 लाइन छोड़ करके कचरा डाला, ऐसा ही करते हैं ना। एक लाइन छोड़कर डालना चाहिए। जिस किसान के खेत में 5 लाइन छोड़ के डला है कचरा, जिस लाइन में कचरा है उसका कलर अलग आएगा। इन 3 लाइनों में कचरा नहीं है, इसका कलर अलग आएगा पकने के बाद। या तो कचरा पूरे खेत से बाहर करो, या एक में डालो, एक खाली रखो, एक में डालो, एक खाली रखो, ताकि हर एक पौधे को एक तरफ बैक्टीरियल कॉलोनी मिले। क्योंकि जहां बायोमास आच्छादन है उसके नीचे कीट पतंग, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े सब है, उसके नीचे सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा है। जहां बायोमास आच्छादन नहीं है वहां कीट पतंग बैक्टीरिया की कॉलोनी कम से कम होगी, अंदर होगी, ऊपर नहीं सरफेस पे। तो यहाँ का पौधा न्यूट्रिशन अलग अपटेक कर रहा है। जहां कचरा मल्चिंग है वहां का पौधा न्यूट्रिशन अलग उठा रहा है। एक ही बगीचा, 100 लाइनें, 20 लाइनों में कचरा, 80 लाइनें बिना कचरे की, तो 80 लाइनों का कलर अलग आएगा, पकने के बाद 20 लाइनों का कलर अलग आएगा। वो व्यापारी बोलेगा, उस्मान भाई 2 मल्ले का भाग माल भेज दिया आपने, अगली बार से गाड़ी आपसे नहीं लेता है। वहां माल का कलर अलग अलग आया है, हल्दी पीला हो गया है, हरा पीला है। अब चेंबर 4 दिन के बाद खोला, वो ठेले वाला लेने आएगा तो क्या करेगा? कैरेट में हरा पीला उठाकर बाहर हल्दी पीला लेके जाएगा। अब वो 12 टन की गाड़ी में वो 2 टन हरा पीला किसको बेचेगा? वो सीधा इफेक्ट आएगा उस्मान भाई के पास। उस्मान भाई आपको चिन्हित रखेगा, सुरेश के यहाँ का माल अगली बार लंबी दूर नहीं बेचना।
उसने उसके माइंड में सेट कर लिया, उसके कटर को बोल दिया उसने, आपको कुछ नहीं बोलेगा। अब आप फोन लगा रहे हो, माल कटिंग आ गया, यार मैं अभी चौराहे पे हूँ, थोड़ा घर जाके बात करता हूँ, बीवी को लेके अस्पताल में आया हूँ, फिर बात करता हूँ। आप समझ लो आपके माल की वक़्त नहीं है। अगर वहां पर कलर, शाइनिंग, क्वालिटी आ गया तो उधर से फोन उस्मान भाई के पास जाएगा, ये बगीचा चाहिए, 50 पैसे बढ़ा के ले, यही बगीचा चाहिए। आपके यहाँ माल कटिंग नहीं आएगा, उसके पहले उस्मान भाई का फोन आ जाएगा, भैया मैं लड़के को भेज रहा हूँ, 8 दिन हो गए हैं, 10 एक दिन में माल कटने वाला है आपके यहाँ, मेरे को पता है। आपसे ज्यादा वो खबर रखेगा आपके बगीचे में कब कटिंग आने वाली है, उसको 2 पैसे कमाना है, उसके बीवी बच्चों को भी उसको अच्छा रखना है। ये साइंस है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, कचरा हर लाइन में, क्वालिटी इस तरह की बनानी है। एक जैसा माल बनाया तो एक ही गाड़ी में 5 खेतों का माल भी जाएगा तो क्वालिटी मेंटेन होगी। इस तरह की दिशा में हम गमन कर रहे हैं। एक और छोटी सी चीज आती है इसमें, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं इकट्ठे हो जाओ। आज के बाद सुजालपुर में अगर केला लग रहा है तो कोशिश करो आप यूनिटी बनाकर खेती करो। वो छोड़ दो कौन सी कंपनी का पौधा है, जिसको जो कंपनी पसंद हो उस पे जाओ, लेकिन ग्राफ एक जैसा होना चाहिए, गाइडलाइन एक जैसी होनी चाहिए, खेती करने की दिशा एक जैसी होनी चाहिए। अभी कोई 5x5 लगा रहा है, कोई 5.5 लगा रहा है, कोई 5x6 लगा रहा है, किसी ने बलराम के वीडियो बहुत ज्यादा देख लिए, रात रात भर वो 5x7 लगा रहा है ना खिचड़ी। तो ज्यादा हो रहा है 5x5 में फंगस ज्यादा आएगी, सिगाटोका ज्यादा आएगा। इसका माल 13 महीने में कटेगा, 12 महीने में कटेगा। इसकी क्वालिटी अलग आएगी क्योंकि पत्ते अंधेरा है। 5x7 की क्वालिटी अलग है, 5x6 की क्वालिटी अलग है। 5-6 कोई ग्राफ नहीं, 5-7 डायरेक्ट बलराम के साथ चलने वाला है, 5-7 वो ज्यादा अच्छा है। इसमें भी द्वंद है, 5x7 या 7x5, इसमें भी द्वंद है। काफी किसान पूछते हैं यार बलराम भाई आप बताते हो 5x7, बाकी कुछ लोग बताते हैं 7x5। जैसे सागर भैया मेरे साथ घूमे हैं तो उन्होंने बताया 7x5, तो वो द्वंद समझ में आता है किसानों को। सिंपल सी लाइन है, जिसको एक कटिंग से ज्यादा माल चलाना है समझने की चेष्टा करना, जिसको एक ही कटिंग लेना है वो डबल ड्रिप डालो, 7x5 पर लगाओ, किसी की भी सुनो। एक ही कटिंग लेना है ना तो ठीक है, आ जाएगा अच्छा। एक कटिंग से ज्यादा लेना है तो डबल ड्रिप का पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो, 5 पे आ जाओ, सिंगल ड्रिप। पौधे से पौधा साथ, क्योंकि आप जब रटून रखोगे तो उसके लिए जगह चाहिए ना, कहां रखोगे। ये आ गया 5 पे, 5वें महीने ही एक दूसरे के अंदर पत्ते हो गए हैं तो पौधा ये 7 जहां है पहले ही टेढ़ा हो जाता है, होता है ना टेढ़ा, फल आने के पहले ही टेढ़ा हो जाता है। ये किसके लिए है 7? व्यापारी जब खेत में माल काटने जाता है तो उसको फल बाहर दिखता है अलग से, उसके लिए जो कटर के लिए ना, कटर के लिए 7 ठीक है कि उसको दूर से केला दिख जाएगा। किसान के लिए सबसे गड़बड़ है। पौधे से पौधा 7 है तो बच्चा रखोगे ना, अभी 40 इंच तने की मोटाई है, इसकी 40 इंच तने की मोटाई है, तो 1-1 फीट तो दोनों खसक गए। अभी 5 फीट में से 1-1 फीट आ गया है तो 3 फीट बचा है, अभी बच्चा कहां रखोगे। इसीलिए तो सेकंड आता नहीं, फिर आपको नया पौधा लेना पड़ता है। तो डिसीजन आप लेना, जिसको नए पौधे लगाना हो बार बार, जिसके पास पैसा ज्यादा हो ड्रिप डालने का, बच्चों की फीस भरने की बजाय ड्रिप वाले को पैसे देना, वो डबल ड्रिप डालो, 7 फीट पर जाओ। और फायदा बताता हूं मैं, हम जहां रहते हैं 15 मई से लगाकर 15 जून तक की गर्मी किसी को पता है कैसी है? ऐसे हाफ शर्ट में मोटरसाइकिल चला सकते हैं? चिल गर्मी, ये सब चमड़ी जल जाती है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक सन्नाटा रहता है, हम जहां रहते हैं नंदुरबार में है, दोपहर को। तो जब 7 फीट चौड़ा किया, गर्म धूप पूरी पहने में आ रही है और यहां पर ड्रिप है, अभी आपके खेत में होगा सरद गर्मी, फिर सॉइल बोर्न डिसीज आएगी। अगले साल जो भी पौधा लगाओगे, ऐसे पपीता लगाया ना, टपक जाएगा,
उसको उखाड़ के ढूंढोगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ जड़ में फंगस आई है, क्या हुआ है। ना तो कीड़े ने काटा ना कुछ हुआ। इसको बोलते हैं सॉइल बोर्न डिसीज, सरल भाषा में सरद गर्मी। इधर हम दोनों ड्रिप में पानी दे रहे हैं, गर्मी ज्यादा है, पानी ज्यादा चला रहे हैं। इधर सेंटर में धूप ताप आ रही है, यहाँ जो कंकरी पथरी है वो इधर से जड़ों को चटकारा लगा रही है। जैसे ही गर्मी खत्म होकर बारिश आएगी, यहां पर केले को काला काला गिरेगा, ऐसे धक्का दोगे गिर पड़ हो जाएगी। ऐसा होता है। केला गर्मी से निकलने के बाद बारिश में जाता है, फिर यहाँ काली काली फंगस हो जाती है। ऐसा थोड़ा सा हाथ का टेका लिया अनजाने में, केला खड़ा है, हाथ का टेका लिया अनजाने में तो टूट जाता है, फिर लगता है ये क्या हो गया, वो दिखता नहीं। ये सॉइल बोर्न डिसीज के कारण है। खेत का क्लाइमेट हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो सराउंड ग्राफ चाहिए। एक साइड चौड़ा है, एक साइड सकड़ा, ग्राफ नहीं लगेगा, खेती बिगड़ जाएगी। सराउंड ग्राफ, चारों तरफ एक जैसा, पौधा सीधा खड़ा होगा। जिस दिन फल आएगा यू टर्न में फल आएगा। 7/5 में पौधा फल आने से पहले तिरछा हो गया और फल वी में आकार में आ रहा है, वी आकार। ऐसा हो रहा है। तो हमें खुद को ही खेत में देखना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसको धूप लेने के लिए पत्ते टेढ़े करना पड़ते हैं। जिधर ज्यादा जगह मिलती उधर टेढ़े करता है। अभी लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, तो ये आगे पीछे हो गया, झिकझैक हो गया, तो सराउंड ग्राफ बना। इस सराउंड ग्राफ में पत्ते ऐसे चलेंगे जैसे सीढ़ी चलते हैं ना, और सराउंड ग्राफ नहीं रहता तो एक पत्ते के ऊपर ऐसा दूसरा पत्ता आ जाता है, तीसरा पत्ता आ जाता है। ऐसे घूम कर नहीं आते पूरे, जैसे सीढ़ी चलते हैं ऐसे पत्ते सराउंड में नहीं आते। बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन हर जगह हमने टच करने की कोशिश करी है। लेट हो गए, कहां से आया हमारा? अच्छा, 5 मिनट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम किसान को डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुनने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है। कोशिश करें। वापस मैं वहीं पर आता हूं, बार बार 8-10 बार क्यों बात बोल रहा हूं, आप तुरंत समझ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हम सुजालपुर क्या इकट्ठा हो सकते हैं? तो अभी मेरे जाने के साथ साथ एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाकर जो मेरी विचारधारा में साथ में चल सकता है 100%, उसी आदमी को उस ग्रुप में रहना है। बाकी अपने हिसाब से करो, हमको सिखाओ। केला कमेटी के ग्रुप में वही किसान रहे जो 100% बलराम की विचारधारा पे चल सकता है। बाकी की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बाहर है उनसे हम सीखेंगे कि हम में क्या गलतियां हैं, उनसे हम और सीख लें। कमेटी क्यों बनाना चाहता हूं मैं? एक्चुअली अगर हम समझें, मैंने कुछ गुजरात में मंडलियां देखी है, वहां पर क्या हो रहा है। हमें किसानों को चाहिए एक इंश्योरेंस, एक श्योरिटी। हम खेती करें तो हमें गड्ढा नहीं जाए, अगले साल मेरा 365 दिन का कुछ अर्निंग आना चाहिए, आज जेब से लगाने को नहीं। कितने किसान ऐसे हैं अभी यहाँ बैठे हैं मंदिर के प्रांगण में, जिनकी पावतियां बैंक में नहीं है? लगभग सबकी है ना। अनचाहे क्रॉप लोन तो सबके ऊपर है। 99% फार्मर क्रॉप लोन या किसी और मित्र से लोन लेकर के ही खेती कर रहे हैं। मैं केला कमेटी बनाने पर क्यों निकला हूं? कुछ मंडलियां मैंने आरएनडी करी है। अगले नेक्स्ट 2-4 चरण के काम क्या होने वाले हैं? जो किसान मंडली से जुड़ने को तैयार है, ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने को तैयार है, एफपीसी से जुड़ने को तैयार है, आज के बाद जिनका भी फ्रूट केयर होगा उनको बैगिंग चाहिए, ग्रुप दे देगा। माल कटने के बाद ग्रुप को पैसा दो। छोटी सी बात है। मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं एक मंडली की। आपने डिसीजन लेना क्या उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। एक क्षेत्र है जहां पर केला मंडली है, 550 परिवार उस मंडली से, 550 खेडूत उससे जुड़े हुए हैं। अभी उन 550 किसानों को अगर पौधा चाहिए तो वो मंडली में केवल लिखवाते हैं, मेरा 3000 पौधा, मेरा 7000 पौधा, मेरा 10,000 पौधा। वो मंडली की जिम्मेदारी है आपको पौधा भेजने की। खाद चाहिए, दवाई चाहिए, उन्होंने पूरा एक मॉल बना के रखा है। जाओ, आपके खेत में जो खाद की आवश्यकता हो लेके आओ। व्यापारी चाहिए, मंडली के पास ही व्यापारी आएंगे उस क्षेत्र में। मंडली उन व्यापारियों को आपके खेत में भेजेगी ताकि माल ले जाए, पैसे डूबने की रिस्क खत्म हो जाए। माल कट के बिकेगा, उस दिन आपका पौधे का पैसा, उस दिन आपके खाद का पैसा जमा कर लेंगे। अभी आपने अगर 3000 पौधे लगाए हैं तो वो मंडली आपसे 6 लाख रुपए तक का
क्रेडिट कर लेगी, आपको क्रेडिट पे उतना माल देगी। किसी ने 10,000 पौधे लगाए हैं तो 200 रुपए पौधे के हिसाब से 20 लाख तक का क्रेडिट करेंगे। किसके साथ? जो उनसे परमानेंटली जुड़े हैं। जो किसान मंडली के बाहर से अगर पौधा खरीद रहा है, अगर मंडली के बाहर केला बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडली को एक आदमी की परेशानी कम होगी। इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता ज्यादा। उस आदमी को लगता है मैं ज्यादा होशियार हूं, लेकिन फायदे में कौन है? जिसको आप आज पैसे की टेंशन नहीं, मेरा पौधा आ जाएगा। जिसको खाद दवाई की टेंशन नहीं, मेरा खाद दवाई आ जाएगा। इतना ही नहीं, व्यापारी डायरेक्ट किसान के पास नहीं जाता है, क्योंकि 550 किसानों का माल, एक किसान के पास 3000 भी अगर पौधे हों, 15 लाख पौधे होते हैं। तो अभी मंडली बोलती है एक्सपोर्टर को, व्यापारी को, हमारे पास 15 लाख पौधे हैं, किसको माल काटना है, इधर आओ टेबल पे। तो पैसा नहीं डूबता, माल का रेट एक जैसा होता है। ये हो रहा है, भारत में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। सूरत कामरेज घूम के आओ, मंडलियां बनी हुई है। आणंद में घूम के आओ, मंडली 50 खेडूत की। राजपीपला में 30-30 खेडूत की मंडलियां हैं। अभी इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम निमाड़ अंचल में ये हमने चालू कर दिया है। यहां तक रुके नहीं, इसके आगे बढ़े हुए। मंडली को टाइम हो गया उनकी, इसके आगे बढ़े। अभी इस 550 किसानों में परिवार को चलाने के लिए किराना का सामान लगता है, साबुन, तेल, आटा, दाल, चावल, शक्कर, गुड़, मिर्च। उन्होंने किराना ग्रोसरी बना ली है खुद की। 550 परिवार के लिए कितना किराना लगेगा? उस क्षेत्र में डी मार्ट में खरीदने नहीं जाते, वो मंडली में लेने जाते हैं। पैसे देना नहीं पड़ेगा, माल घटेगा, फिर पैसे कट जाएंगे। यहां तक भी नहीं रुके। मुझे सुंदर बात क्या लगी उनकी, जिसके लिए मैं आगे बढ़ गया हूं। मेरे क्षेत्र में नर्मदा बेल्ट में मैंने चालू कर दिया है, आप लोग इकट्ठे होंगे तो यहां भी चालू करेंगे। 3 बड़े हॉस्पिटल उन्होंने अटैच किए हैं। ये 550 लोगों के परिवार में कोई भी आदमी अगर अचानक तकलीफ में आता है तो किसी भी हॉस्पिटल में मंडली का कार्ड लेके जाएंगे। पैसा हो तो ठीक है, 1 रुपया घर से नहीं लेके जाएंगे तो भी वो ठीक होके आएंगे, मंडली की जिम्मेदारी है। इससे अच्छी कुछ सुंदर बात चाहिए हमें? खेती करने को सारा सामान मिल गया, घर चलाने को सारा सामान मिल गया। अगर हम हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं तो हमारा टेक केयर हो गया। इन 3 चीज के अलावा मुझे लगता नहीं कि किसान को कुछ और चाहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था। और हॉस्पिटल का पैसा कैसे वसूलते हैं वो? उदाहरण के लिए 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, बड़ी बीमारी थी, तो पहले साल माल कटेगा तो 1 लाख रुपए लेंगे, अगले साल 1 लाख रुपए लेंगे, तीसरे साल 1 लाख रुपए लेंगे, 3 किस्तों में लेंगे। कोई किसान ऐसा है कि उसका खेती भी बर्बाद हो गया, उसके परिवार में हॉस्पिटल में था, वो भी दिक्कत में आया, और आज उसकी तकलीफ है, वो पैसे दे नहीं सकता, तो कोई प्रेशर नहीं। ये 549 किसान इकट्ठा करके उसको पैसा दे देंगे, हॉस्पिटल का पैसा लेंगे नहीं। इतनी सुंदर व्यवस्था मुझे लगी। मैं इसके लिए गांव-गांव घूम रहा हूं कि अगर आप लोग भी चाहें तो हम ऐसा आपके सुजालपुर में शुरुआत कर सकते हैं। ये मैंने नर्मदा बेल्ट में चालू कर दिया है। बढ़ना पड़ेगा एक ही दिशा में, नाक की सीध में सबको। अगर हमें सुजालपुर में 5x5 पे लगाना है, सब 5x5 पे लगाओ। बलराम की सुनकर 5x7 पे लगाना है तो सभी 5x7 पे लगाओ। अभी जिसने जो पौधा बुक कर दिया वो लगाओ। मंडली से पौधा चाहिए तो हमारे पास रेवा का टाई अप है, हम रेवा का पौधा भेज देंगे, माल कटेगा जब पैसे लेंगे। जो 100% मंडली से जुड़ा होगा वो। एक सुविधा और करी हमने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसको धीरे धीरे मंडली में शिफ्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, किसी किसान के पास पानी है, जमीन है, लेकिन 2-3 साल से फेलियर आ रहा है, जैसे काका ने लगाना बंद कर दिया, अभी जो उठ के गए, पैसा नहीं मिल रहा था, अभी नहीं लगा पा रहे हैं, परिवार से प्रेशर होगा कि घाटे में गए हैं तो अब केला नहीं लगाने देंगे। तो जिस किसान के पास पैसे की दिक्कत है, जमीन है, पानी है, ड्रिप है, उनको सारा सपोर्ट ग्रुप करेगा। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन और माल को बेचने की जिम्मेदारी सभी ग्रुप करेगा। किसान को पूरी मेहनत से खेत में काम करना है, अपना दिमाग लगाए बगैर। दिमाग हम नहीं,
करना क्या है वो हम बताएंगे, उतना च करना है, ज्यादा नहीं करना है। वो गड़बड़ी हो जाती ना, हमें पता है कि व्यापारी को क्या चाहिए, उतना काम आपसे कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं कराएंगे। इसमें 70-30 का रेशो रखा है हमने। जो किसान इस क्षेत्र में आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, नेट प्रॉफिट खर्चा कटने के बाद 70% किसान का, 30% ग्रुप का। और इस ग्रुप में कौन है? वही किसान तो है ग्रुप में। तो ये पैसा भी उन्हीं किसानों को बंटना है जो इस ग्रुप में जुड़ने वाले हैं। कुछ इन्वेस्टर है जो हम पर खर्चा कर रहे हैं कि हमें अप्रैल में इतना केला चाहिए, हमें अगस्त में इतना केला चाहिए, तो हमने उनको बोला भैया टेबल पे पेमेंट रखो, आपको गारंटी से हम केला दे रहे हैं। 500 एकड़ हमने नर्मदा बेल्ट में फाइनल किया है। 1000 एकड़ का मेरे पास पोर्टफोलियो है। आप लोग अगर चाहें तो नंदुरबार से बुरहानपुर के बीच में हम 500 एकड़ फाइनल करेंगे। जिस गांव के व्यक्ति पहले साथ में आए, जरूरी नहीं है कि आप 70-30 के रेशो में आओ, जरूरी है कि आप एक जैसी खेती कर लो, ताकि हम व्यापारी को बोल सके कि यहां 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 आपको किसी भी खेत में हाथ डालोगे एक ही क्वालिटी मिलेगी, अलग क्वालिटी नहीं। पैसा गारंटी से कब आता है? जब हमारी आवाज में और जबान में दम हो। तो कुछ लोग ऐसे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, जिनको समझ में आ रहा है कि बलराम के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है, उन्होंने हमारे ऊपर ग्रुप पे निवेश किया है। जो किसान खुद सक्षम हो उनको 70-30 में आने की जरूरत नहीं, साथ में आओ, पौधा लगाओ, गाइडलाइन पूरा देंगे, ग्रुप में रहो, एक दिशा में गमन करेंगे। जरूरी नहीं है कि मंडली के पास व्यापारी उसको बेचे। किसान बंधा हुआ नहीं है, मंडली के साथ जुड़कर खेती करना है, पौधा मंडली से लेकर लगा लिया है, माल कटिंग आया है तो मंडली माल काटेगी, कोई जरूरी नहीं। यहां के लोकल व्यापारी हैं, उनको सबको बुलाओ, आखिरी में मंडली का आदमी आएगा, जो ज्यादा रेट देगा उसको माल बेचेंगे। ये फाइनल लाइन है, जो ज्यादा पैसे देगा उसको माल बेचेंगे। माल बेचने के बाद मंडली को पौधे का पैसा देना है ना, क्या करना है, फिर दे देंगे। इस तरह का हमने पोर्टफोलियो बनाया है। इस पोर्टफोलियो में जितने किसान साथ में आ सकते हो उनका स्वागत। अभी इतना सब कुछ मेरा बताने में अगर कुछ आपको समझ में कहीं पर नहीं आया हो तो आपके प्रश्न कर सकते हो। कुछ समझ में आया हो इसमें? ज्यादा ही हो जाता है ना, ऊपर भी गया, सही बराबर हुआ, ज्यादा नहीं बराबर हुआ। सब तो समझ गया बात। तो एक ही दिशा में गमन करें ताकि हम सुजालपुर में अच्छा रेट बुला सके, अच्छे व्यापारियों को यहां टिका सके और 365 दिन केला लगा सके। पानी तो है, तो कौन से महीने में केला लगाना ये कोई प्रश्न ही नहीं है। जब जमीन फ्री हो जब लगा। और आप लोग जो मंडली में शामिल हो रहे हो, आपके घर से जो बच्चे बाहर नौकरी करने जा रहे हो उसको मंडली में काम की आवश्यकता हो तो कर सकता है। हमें यहाँ गाड़ियां लोडिंग करना है, आप ही का लड़का निकाल के लाओ ना इस क्षेत्र में, उसी को हम ट्रेनिंग देंगे, इस क्षेत्र का काम वही करेगा, माल लोडिंग करने का। अल्टीमेट हमें व्यापारियों से ज्यादा पैसा खींचना है, बाकी सब हमारा हो जाएगा, फिर हम सिर्फ रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आपके क्षेत्र में आपके घर का बच्चा अगर कोई ऐसा है जो खड़ा होकर के इस ग्रुप के साथ चल सकता है, क्योंकि जब पोर्टफोलियो बन रहा है तो कुछ 2 लड़के ऐसे चाहिए जो खेतों में जा जा करके देख रेख करें कि किसके खेत में सही काम हो रहा है, किसके खेत में कुछ और जानकारी देना है, किसी से चूक हो गई, शादी में 15 दिन चले गए, गड़बड़ी हो गई, तो फील्ड में जाकर के गाइड करने के लिए भी लड़के चाहिए। तो अगर आपके कुछ बच्चे ऐसे हों जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हो ग्रुप के साथ, तो उन्हें गणेश भाई से इंट्रोडक्शन कराओ, ठीक है? और कुछ चर्चा हो तो बताइए। लगभग मेरी सारी बातें। किसी के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत किसान को ऐसे कैसे करती है? हाँ, एक तो ये हो सकता है कि आपके गांव का आप खुद एफपीसी बना लो, तो हमारी एफपीसी आपके गांव की एफपीसी से टाई अप कर लेंगे। हम आगे बढ़ना चाहेंगे इस संगठन से। शुरुआत भले एक आदमी कर सकता है कि मैं बलराम भाई आपको समर्पण से आगे चलता हूं, एक तो ये कि खुद बना लो। दूसरा, ऑलरेडी बी किसान एफपीसी बना हुआ है, आप उसमें शामिल हो सकते हो। तो उसके कुछ पेपर वर्क लगेंगे, आपके पास जमीन होना चाहिए, उसकी खाता खसरा की नकल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, 3 चीजें चाहिए। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्ट्रेशन की फीस है उसमें ऐड होने की
और 100 रुपए का एक शेयर है। आप जितने शेयर परचेस करेंगे उतने परसेंट के मंडली में हिस्सेदार रहेंगे, और इस मंडली में सारे किसान हैं। मैं खुद भी इसमें हूं, गणेश भाई है, आर के सिंह है, हम सब फार्मर है। पूरे भारत के करीब 450 से 500 किसान हैं। एमपी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, यूपी के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, क्योंकि ये हम सीन अभी हमने एक फसल को पकड़ा है, केले को, तो केले के किसान जितने हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सबके साथ ये हम आगे इस दिशा में काम करके बढ़ने वाले हैं। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपए का एक शेयर है। जितने शेयर आपकी कैपेसिटी हो, 10 शेयर लेना हो, 50 लेना हो, 100 लेना हो, उतने शेयर का आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। इसमें एक सुविधा है, हमें 2 साल बाद समझ में आया कि मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीदा था, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे मंडली से बाहर होना है, तो शेयर वापस कंपनी में जमा कर दो, उस दिन की जो वैल्यू होगी उतना पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। मार्केट में शेयर मार्केट होता है, वो किसी को भी बेच देते हैं, तो इसमें ये नियम नहीं है कि किसी को बेच दो, या तो आप किसान को दोगे तो मंडली का सिग्नेचर लगेगा, आपने आपके गांव में किसी किसान को दे दिया, उसको सदस्य बना दिया, आप बाहर हो गए, तो ग्रुप का सिग्नेचर लगेगा, तभी आप दे सकते हो, या ग्रुप में वापस जमा करो और अपना पैसा विड्रॉल कर दो जिस दिन आपको लगे कि हमें अब यहां से सिस्टम में नहीं रहना है। तो ये इसकी एक खूबसूरती है, और आने वाला भविष्य केवल और केवल एफपीसी और एफपीओ का है। आगे कोई भी कंपनियां डायरेक्ट किसानों के साथ डीलिंग नहीं करेगी। शायद अभी आपने सुना भी होगा, एक जिला एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया भारत सरकार ने, यहां पर भी होगा ना, नंदुरबार का कोई प्रोडक्ट, एक जिला एक फसल, जिसको कौन सी फसल है अभी तो नहीं है, अभी नहीं, मिर्ची के लिए ट्राई चालू है, आएगा आपके यहाँ भी। हमारे यहाँ बड़वानी में अदरक को प्रमोट किया है। ऐसे हर जिले में एक जिला एक उत्पाद को प्रमोट कर रहे हैं, और उस उत्पाद के लिए एफपीओ बनेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके क्षेत्र में गवर्नमेंट एफपीओ बनाएगी, और उस एफपीओ के थ्रू वो प्रोडक्ट को इकट्ठे, उस प्रोडक्ट को लगाने वाले, जैसे मिर्ची का अगर आया तो मिर्ची लगाने वाले किसान उस ग्रुप में होंगे, ताकि आगे से वो बायर को यहाँ बुला सके। भाई बड़े व्यापारी को बुलाने का क्या विकल्प, साधन क्या, तरीका क्या, संख्या। हमारे यहाँ पे जो एक तकलीफ अभी ज्यादा है पपई के लिए, तो पपैया के लिए एक एफपीओ चालू है बनना चालू है ना, तो अब सारे काम केवल एफपीओ से होंगे, मतलब संगठन से होंगे। जो तकलीफें आपने बताई वो सब पपैया में ज्यादा आ रही है। हाँ, पपैया को फिक्स समझ लो, जनवरी का महीना हर साल रेट कम रहता है। जनवरी में हर साल सबको याद आती है पपीता में क्या करें, जैसे ही 15 फरवरी के बाद रेट 8 रुपए गया, सब भूल जाएंगे अभी क्या करना है। तो ये पपीता ठंडी और पपीता का कॉम्बिनेशन जमता नहीं है, तो 2 तुड़ई ठीक है, खराब होगी वही खाद लगेगा, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो ये सारी मेरी बातें थी, बाकी प्लॉट पर भी चलना है हमें। तो जो किसान, आप लोगों को समझ में आ रहा है इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ का सुजालपुर का केला कमेटी का ग्रुप बनाए हम लोग, तो मुझे यहाँ से एक चीज ऐसा लगेगा कि सिस्टम से कोई एक आदमी चाहिए बात करने वाला, और आप गांव वाले सब उस ग्रुप में रहेंगे, जो भी बातें करना हो वो उसमें डालो। लेकिन जैसे बी किसान एफपीसी है, इस गांव का प्रतिनिधि एक नाम मुझे दे दो, मैं उसको एडमिन बनाऊंगा, तो बातचीत करने के लिए ज्यादा ये रहेगा कि वो चर्चा करे। बाकी ग्रुप में तो सभी लोग रहेंगे, वहां पर सभी की जानकारी रहेगी, तो कौन ऐसा निकल के आएगा जिनके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। पूरा क्या नाम क्या है आपका, परिचय? कोई नहीं, मदद, वो 6 घंटे आपसे जुड़ा रहेगा। यही उछल कुछ ज्यादा करते हैं ना। एक भी वीडियो देख सुना है पूरा, कोई वीडियो छोड़ा नहीं, एक वीडियो भी नहीं छोड़ा। इधर स्वामी खाना दे देती है। 3 साल में पहली बार केला लगा था 7/5, तो लगा आए थे 2 महीने बाद, मेरे हिसाब से 5 आए थे ना, 6 महीने बाद अपने साथ जुड़े, तो अभी तक तीसरी कटिंग ले ली है, चौथी रखी हुई है। उसके बाद में बी किसान के साथ जुड़ने के बाद पहली बार ग्राफ लगा 5/7 zigzag रेवा G9 का पौधा, और अभी दूसरी कटिंग भी है, और तीसरा रख दिया, तो 5/9 तीसरी बार अभी लगा है, तो 5/9 zigzag लगा है। दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं खुद गया था प्लॉट में, तो रात में, अभी मैंने बोला सवेरे आते। 5/9 का आपको पहला ग्राफ मिलेगा सुजालपुर में,
भैया का। महाराज और तीनों ने पूरी इनकी 30 से 40 एकड़ खेती मेरे हिसाब से, 22 एकड़ पूरी खेती गन्ना भी किसान अपने हिसाब से ही योगदान गन्ना। में दे दिया और पूरा कचरा ही है। गन्ना भी अपने हिसाब से ही। अच्छा, अभी गांव वालों के सामने मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पागल ही बोलते हैं, उनको भी आज के 2.5 साल पहले पागल ही बोलते थे लोग। पूरी गांव की मंडली बैठी है, पागल बोलते थे कि नहीं बोलते? और ऐसा है, इतिहास बनाने के लिए पागल ही बनना पड़ता उनका इतिहास ये है कि खुद वो बताएंगे कि थर्ड कटिंग जो कटी है उनकी, अभी तीसरा कटिंग, हाँ भाई लोगों को सिंगल कटिंग करने के लिए दिक्कत है, उनका तीसरा कटा हुआ है। 5,700 रुपए का खर्चा है उनका। कितना पौधा है आप ही बताओ आपके मुंह से? 3500 पौधे, 3500 पौधे में खर्चा कितना है? 5,700 रुपये खाली। और मार्केट का कटा है। ये स्टोरी बनने वाली बात है यार। और पैसा कितना हुआ? कुछ नहीं किया है, 5,700 रुपये खर्च। 5,700 और पौधा 3500। हाँ, उसमें से 200-300 1 एरर है। रुपये 62 पैसे का खर्चा है। और पेमेंट कितना है वो भी तो पूछो। एक पौधे पर 1 रुपये 62 पैसे का खर्चा है। हाँ, वजन क्या निकला? वो 54 टन निकला है उसमें से। टोटल में से 54 टन निकला। हाँ, 54 भागे 3,500, 12-12.5 किलो का एवरेज बना। कोई पौधे खराब हुए होंगे, कोई पौधे अच्छे। बाकी अभी 3-4 टन माल निकलने वाला है। ठीक है, अपन 54 ही मांगते हैं। 1 रुपये 65 पैसा भागित 12, 13 पैसे पर केजी का खर्चा है आपका। बस प्रोडक्शन कास्ट इतना हमें जाना पड़ेगा कि हम खेत में केले की खेती कर रहे हैं, तो पर किलो उत्पादन लेने के लिए हमारा खर्चा कितना होगा। हम खर्चा 6 रुपए केजी का कर रहे हैं, तो फिर हमें कम से कम 10 रुपए किलो की बिक्री चाहिए। हम खर्चा 1 रुपए का किलो का कर रहे हैं, तो हम 5 रुपए में भी 4 बचा लेंगे ना। तो रिस्क कितनी लेके खेती कर रहे हैं हम, ये भी सोचना पड़ेगा। क्या रेट में बिक रहा है वो 3-4 रेट में बिका है। हाँ, 11 टन 8.5 रुपए के भाव से बिका है उसमें। कब बिका ये? तो वो दो एक आधे की बात, 2-2.5 महीने आगे की बात। बाकी 17 टन माल 3 रुपए में कटा है। ठीक है, અને 16 टन उसके बाद में 16.5 टन 4 रुपए में कटा है। અને अब अभी 5 रुपए में कटा है। कितना है? 16,500। ऊपर नीचे सब मिलाकर 4 रुपए का पड़ता बैठा है। हाँ। अगर 13 पैसे केजी का खर्चा है, तो 3 रुपए 87 पैसे मिला ना। फिर भी 2,81,000 रुपए पेमेंट बन रहा है मेरा 54 बैरल से। ठीक है, ये दिशाएं हैं, या तो आपके गांव में ही देखने के लिए है, जो किसान इस तरह से आगे बढ़ सके। और अभी मैं और फिनिशिंग की बात करूं, अभी भैया चल रहे थे अकेले, अभी भैया चल रहे थे अकेले, अब हम पूरे ताप्ती बेल्ट पर ग्रुप के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो अब जो रटून है, जड़ी तड़ी है, उसको भी फ्रूट केयर करेंगे। तो 4 रुपए में बिकने नहीं देंगे अब आज के बाद। उसको भी अच्छे रेट में बिकेंगे। अभी यावल वाला क्या रेट में गया आपका? यावल वाला 1,041 में 10 रुपए 41 पैसे 3 दिन पहले का भाव था, परसों का। अभी एक ही वीडियो डाला है, बाकी सारे व्यापारी उनके यहाँ पे जा के देख के आ रहे हैं। 12 रुपए 14 रुपए में खरीदे तो उनके यहाँ पे हो गए। नहीं, फर्स्ट है वो फर्स्ट था यावल का। जो तेमुरनी में कट रहे हैं वो जड़ी तड़ी कट रहे हैं, वो 10 रुपए से 13 रुपए तक का रेट है। जड़ी तड़ी का भी उसका वीडियो एक डाला हुआ है। भैया इनका पपीते का भी इतिहास ही है और गन्ने का भी इतिहास है। बनाओ 70-30 में पिछली बार पपीता भी बहुत कटिंग पपीता में भी इस साल प्रॉब्लम है मेरा, कि मैंने पपीता पे ही पपीता लगाया है। तुमको वीडियो भी डाला था पर तुमने देखा नहीं। पर मैंने लगाया मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा, इसलिए लगाया। प्रैक्टिकल के लिए, ट्रायल के लिए लगाया है। 2 साल से मटेरियल ला के रख दिया है। कुछ डाला नहीं पपीता को, घर में पड़ा कुछ नहीं, खाली पोटास भी है, DAP कचरा मर्ची। सब कुछ पड़ा एक हुआ है। ऐसा भी हम कसम खा के नहीं आगे बढ़ेंगे कि हम कुछ डालेंगे नहीं, तरीके पे जाएंगे। नहीं तो जैसे आप बोल रहे हो ना कुछ डाला नहीं, तो आधे गायब हो जाएंगे। यार ये मरवाएंगे नहीं, फसल नहीं पकने निकालता लगे। नहीं, माल निकालता देखो हमें जाना किस दिशा में है, हमें किस दिशा में जाना है। पहला, खेत से वाटर सॉल्युबल जीरो करेंगे। दूसरा, चारा मार दवाई को जीरो करेंगे। तीसरा, खेड़खाड़ को थोड़ा सा कम करेंगे।
ये 3 मेन स्तंभ रहेंगे हमारे किस दिशा में खेती करेंगे। जितना सोसाइटी से खाद आएगा, यूरिया, डीएपी, पोटास, इनसे ज्यादा खेती करने की चेष्टा करेंगे और इसको गोबर में या मिट्टी में भट्टी लगा करके फिर खेत में डालेंगे, ताकि हम डीएपी अगर 100 किलो डाल रहे हैं तो डीएपी आप लोगों को पता है कितना लगता है? नहीं पता है। फास्फोरस हम खेत में जितना डालते हैं उसका 20% लगता है। बैठिए ना, फास्फोरस हम जितना खेत में डालते हैं उसका 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। यहाँ कैसे काली मिट्टी ज्यादा है ना, काली, जब गर्मी में पलटी पलव करते हैं तो कैसे ढेपे निकलते बड़े बड़े। 20 दिन के बाद खेत में चल सकते हो, उसमें पलव करने के बाद ऐसे बड़े बड़े पत्थर जैसे ढेपे। कीक मारते हैं तो लात वापस आती है, पैर टूटता है, ढेपा नहीं टूटता। ये जितना हमने डीएपी डाल करके जो 80% फिक्स हो रहा है, उससे मिट्टी के पार्टिकल फिक्स हो रहे हैं, तो वो पीएच को बढ़ा रहा है। तो डायरेक्ट हम कोई सा खाद न डालें, उसकी बजाय उसको पहले बाहर ही भट्टी लगाएं 7 दिन के लिए। 1 बोरी डीएपी तो 3 बोरी मिट्टी या गोबर, तो टोटल हो गया 4 का मिश्रण करना है। मिश्रण करके उसको नमी करना है। अगर गोबर है तो नमी करना है, अगर मिट्टी है तो उसमें गोबर, गुड़, गोमातिर थोड़ा सा डालना है, नीचे प्लास्टिक, ऊपर से प्लास्टिक, भट्टी लगा के 3-4 दिन रखना है। तो वो डीएपी फटेगा, वो पूरा का पूरा एसिड निकाल करके खुलेगा। फिर 4 दिन के बाद उसको भट्टी को खोलो, 1 दिन कट करके रखो, गैस निकलने दो, फिर थोड़ा सा नमी करके फिर भट्टी लगा दो। तो ऐसे 7 दिन के बाद हम जब वो भट्टी लगा हुआ 1 बोरी डीएपी डालेंगे तो 80% तक लगेगा। अभी हम जो डाल रहे हैं वो 20% ही लग रहा है, उल्टा हो जाएगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज जाएगा। 20% में अगर आप कैलकुलेशन से जाएं, यहाँ डीएपी का रेट क्या है? 1200 रुपये। खेत में ले जाते तक 12.5 हो जाता है ना, हिमाली, उठाई, डलवाना, तो 1250 गुणित 2, अगर 100 किलो डीएपी डाला तो 2500 रुपए का डीएपी आया। 100 किलो डीएपी, 100 किलो का 20% लगेगा, जो फास्फोरस है उसका 20% लगेगा। तो डीएपी के अंदर क्या आता है? 1846, 18% अमोनियम नाइट्रोजन है, 46% फास्फोरस है और पोटास है नहीं, 0 है। तो 46 का 20% क्या हुआ? 920 ग्राम, 9 किलो 200 ग्राम, सॉरी, 46 किलो का 20%, 9 किलो 200 ग्राम। तो आपने जो 2500 रुपए का डीएपी लिया 100 किलो, तो लगेगा कितना? 9 किलो 200 ग्राम। अब ये लगेगा कितने दिन में? बीमा कराते हैं आप मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, खुद का? मोटरसाइकिल का तो हर साल होता है ना 11 महीने में, तो नीचे बारीक बारीक अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई। मतलब ये बीमा कब मिलेगा? जब ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे। तो ऐसे ही ये 20% फास्फोरस कब लगेगा? जब आपके खेत में 6.5 पीएच हो, 1% का कार्बन हो, पानी का टीडीएस 150 से 250 के बीच में हो। ऐसा किसके खेत में है? अभी हम पीएच टेस्ट करेंगे तो शायद मिट्टी का पीएच 7.5 से 8.5 के बीच में आएगा। ऐसे आएगा। कार्बन परसेंट 0.4, 0.3, 7 की लगभग करीब 0.7, 1 से अंदर कार्बन परसेंट। तो ये जो 20% लगना है, 9 किलो 200 ग्राम फास्फोरस लगना है, वो 90 दिन में लगेगा। धीरे 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 लगता रहेगा। 25 से 26 दिन बाद लगना चालू होगा। 20% लगेगा, 90 दिन में लगेगा। और पीएच ज्यादा है तो कम लगेगा, कार्बन कम है तो कम लगेगा, टीडीएस ज्यादा है तो कम लगेगा। इसलिए हमें 1261 के पीछे भागना पड़ रहा है। जैसे देते हैं थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए पपाया में वायरस जा ही नहीं रहा है। जितना वाटर सॉल्युबल चलाएंगे उतना वायरस कंटिन्यू घर पे ही रहेगा। कुछ इलाज नहीं उसका, कितनी भी दवाइयां डाल दो, इलाज ही नहीं है। वाटर सॉल्युबल डायरेक्ट नमक डाल रहे हो आप, इसकी बजाय तो खड़ा नमक नहीं आता है जो बिना क्रश किया हुआ, उसको डालो, उसका भी रिजल्ट आएगा। जितनी मात्रा में 1261 डाल रहे हो, एकड़ पे 2 किलो घोल करके, महीने में 2 किलो, 1 एकड़ छोड़ दो खड़ा नमक, बिना पीसा हुआ पाटे से उसको घोल कर चलाओ। 15 दिन में 1 किलो, 15 दिन में 1 किलो, उस फसल का रिजल्ट देख लेना। नमक में सभी तरह के तत्व हैं, समुद्री नमक में
जो पोषक तत्व चाहिए वो सभी है उसमें। तो हम ये नमक बार बार जो डाल रहे हैं, सरल भाषा में मैं बतलाने की चेष्टा कर रहा हूं, जो बार बार हम डाल रहे हैं, तो मिट्टी का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो गया। जब से ड्रिप इरिगेशन आया है और उसके बाद सोने पे सुहागा प्लास्टिक मल्चिंग आया है, किसान के पास विकल्प नहीं बचा है कि वाटर सॉल्युबल के अलावा देख कैसे मल्चिंग को फाड़ के कैसे डालोगे। वो आपको दिया ही इसलिए गया है मल्चिंग कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर सॉल्युबल खरीद के डालो। ये वहां तक हमारी सोच जा नहीं रही है। मल्चिंग आया जिसके लिए है प्लास्टिक का कि आपके हाथ ही कट जाए, आप डालोगे क्या। पहले प्लास्टिक मल्चिंग नहीं था तो उत्पादन कम आता था, अब प्लास्टिक मल्चिंग है, कितना उत्पादन ले रहा हो। शुरुआत के 2 साल 3 साल, 5वें 6ठे साल तो वायरस मिर्ची में भी है, पपीता में भी है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो देखने की दृष्टि चेंज करो। डीएपी, पोटास, यूरिया, इससे हम पकाएंगे, जो पौधे को लगेंगे वो खाद डालेंगे और बहुत सुंदर फार्मिंग करेंगे खर्चा कम करके। ठीक है, तो नाम लिखे आपने। कितने व्यक्ति हैं जिनको मैंने ग्रुप में रखना है? आप लोग बैठे हुए हैं, कितने व्यक्ति मेरी लाइन से सहमत हो रहे हैं? लगभग कंफ्यूजन है वो अभी हाथ नहीं खड़ा करें, बाद में बात करेंगे थोड़ा समझ के आगे बढ़ेंगे। तो मैं भैया को एडमिन बनाता हूँ और आपके हिसाब से जो आपकी चर्चा में आए कि बलराम के साथ आगे बढ़ना है। अभी जिनका फ्लावरिंग आ गया है उनको अगर फ्रूट केयर चाहिए, ग्रुप में है तो उनको सबको फ्रूट केयर भेजेंगे। जो पैसा दे सकता हो वो पैसा दे के खरीद ले, जिसके पास ऐसा हो माल कटने के बाद पैसा देंगे तो ग्रुप में जो रहेगा उनको ग्रुप की तरफ से सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ लगभग 70 तक फ्लावरिंग आ गई सबकी। जस्ट आई है या एक आध महीना हो गया? 1 महीना हो गया है। देख लेंगे ना अपन साइड है जहाँ ऐसी आवश्यकता